नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह प्रस्तावित संघीय योजना पर आधारित है। इसके पहले हमने 1935 के अधिनियम पर बात की और उसकी क्या विशेषताएं थी, और अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं प्रस्तावित संघीय योजना पर। प्रस्तावित संघ योजना तक पहुंचने वाली क्या परिस्थितियां थी, सबसे पहले हमें उनको समझना होगा। तत्कालीन जो शासन था वह दोषपूर्ण था। वस्तुतः महान क्रांति 1857 के बाद से ही यह देखने को मिलता है कि भारतीय शासन विकेंद्रीकरण की ओर उन्मुख हो रहा था। संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता स्पष्ट होती जा रही थी। केंद्रीय शासन में बहुत अधिक खर्च होता था। दूसरी ओर प्रांतों में धनराशि का अभाव भी रहता था। प्रांतीय सरकारें अपनी आय व्यय को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। समय आया 1919 के अधिनियम का। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व आरंभ किया गया, जिसने भारतीयों को पूर्ण स्वायत्तता के लिए आगे बढ़ाना शुरू किया। प्रांतीय स्वराज्य के विचार से संघ संबंधी विचार जो था वह उद्भूत हुआ। भारत में कालांतर में इकाइयों का संघ होगा, ऐसा सोचा जाने लगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात का समर्थन किया गया था कि लंदन में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ तो उसमें भी भारत में संघ स्थापना संबंधी विचार सामने आया। भारत अनेक दृष्टियों से संघात्मक व्यवस्था से लाभान्वित होता। आर्थिक प्रश्न इस प्रकृति के थे कि उनका उचित हल एक संयुक्त भारतीय सरकार ही निकाल सकती थी। एक सामान्य सरकार ही प्रतिरक्षा संबंधी, हमारे समाज संबंधी या अन्य प्रश्नों का हल निकाल सकती थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। धर्म संबंधी, जाति संबंधी, भाषा, जलवायु इत्यादि से संबंधित एक संघात्मक व्यवस्था के अंदर ही भारत एक शासन के अंतर्गत संगठित हो सकता था। अब हम बात करेंगे संगठन पर। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत के लिए संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इसमें 11 गवर्नर प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासत शामिल होने को थे। ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों को शामिल होना ऐच्छिक बोला गया था। जो रियासत संघ में शामिल होना चाहती थी उसे एक प्रवेश पत्र या इकरारनामा करना पड़ता था, जिसमें संघ में शामिल होने की शर्तों का उल्लेख रहता था। संघीय इकाइयों को अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती। केंद्र और राज्यों के बीच पंक्तियों का विभाजन किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया जटिल थी। संशोधन का अधिकार केंद्रीय विधानमंडलों को नहीं दिया गया था, बल्कि यह अधिकार ब्रिटिश संसद ने अपने पास ही सुरक्षित रखा था। भारतीय संघ की स्थापना के लिए कुछ विशेष शर्तें भी रखी गई थी, जिसमें पहली शर्त यह थी कि संसद के दोनों सदन सम्राट को प्रार्थना करें कि संघ की स्थापना की जाए। दूसरी अगर हम शर्त पर बात करें तो दूसरी शर्त यह थी कि जब इतनी भारतीय देशी रियासतें विलयन की स्वीकृति दे दें कि उनकी जनसंख्या कुल रियासती प्रजा की जनसंख्या की आधी से ज्यादा हो, जो उच्च सदन में 52 स्थानों से अधिक स्थानों की अधिकारी हो। संघ की स्थापना शाही घोषणा के द्वारा की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया था। संघीय सरकार के दो मुख्य अंग थे, संघीय कार्यपालिका और संघीय विधान मंडल। ब्रिटेन का सम्राट संघीय कार्यपालिका का
प्रधान होता था। यद्यपि गवर्नर जनरल उसके बदले में उसकी शक्तियों का प्रयोग करता था। गवर्नर जनरल का अधिकार उन विषयों तक फैला हुआ था जो संघीय सूची में थे और जिन पर संघीय विधानमंडल कानून बना सकता था। सम्राट द्वारा की गई संधियों, अनुदानों और अभिसमयों पर भी उनका क्षेत्राधिकार जो था वह फैला हुआ था। संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदन थे, राज्यसभा और संघीय सभा। देशी रियासत संघीय सभाओं में 125 सदस्य और राज्यसभा में 104 सदस्य भेजता था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार थी: संघीय सभा 250, राज्यसभा में 156। प्रांतों के प्रतिनिधियों का जो चुनाव था वह पृथक निर्वाचन प्रणाली के अनुसार होता और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों का नामांकन देशी नरेशों के द्वारा होता था। प्रस्तावित संघ की अगर हम विचित्रता पर चर्चा करें तो 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ योजना में कुछ ऐसी अनूठी विशेषताएं थीं जो साधारणतः अन्य संघों में नहीं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं को हम जानेंगे। जैसे पहला, साधारण संघ की स्थापना कुछ स्वतंत्र राज्यों से मिलने से होती है। भारत में संघ की स्थापना एकात्मक ब्रिटिश भारत की स्वायत्त शासी प्रांतों में खंडित कर तथा उनके साथ स्वतंत्र देशी रियासतों को मिलाकर के की गई थी। दूसरा, अगर हम देखें तो संघ शासन की स्थापना विभिन्न स्वतंत्र राज्यों के स्वेच्छित समझौते के द्वारा होती है। ये राज्य सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक उन्नति आदि सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक संघ की स्थापना करते हैं। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संघ राज्यों की जो स्थापना थी वह स्वेच्छा का परिणाम नहीं था, बल्कि यह योजना ऊपर से उनके ऊपर लादी गई थी। तीसरा, प्रस्तावित संघ की इकाइयों की स्थिति और प्रकृति एक समान नहीं थी। देशी रियासतों में निरंकुश शासन था जिसमें प्रजा को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इन राज्यों के प्रतिनिधि देशी नरेशों द्वारा नामांकित होते थे। इसके विपरीत ब्रिटिश भारत की जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव निम्न सदन में प्रत्यक्ष रूप से तथा उच्च सदन में अप्रत्यक्ष रूप से करते थे। चौथा, संघ राज्य में साधारणतः उच्च सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, लेकिन भारत के प्रस्तावित संघ में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। पांचवा, संघीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कठिन तथा जटिल प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। यह अधिकार संघीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों को दिया जाता है। 1935 की संघ योजना के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद में निहित था। छठवां, संघ में सम्मिलित होने को इच्छुक देशी राज्यों को क्राउन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना पड़ता था। इस कारण ये देशी रियासतों को संघ से बाहर संवैधानिक स्थिति प्राप्त रहती। दूसरी ओर ब्रिटिश भारत के प्रांतों को क्राउन ने सीधा संबंध बनाए रखने के लिए विशेषाधिकार से वंचित कर दिया था, तो इस प्रकार संघीय इकाइयों में कानूनी समानता नहीं थी। सातवां, अगर हम देखें तो साधारणतः संघ सरकार स्वतंत्र तथा प्रभुसत्ता संपन्न होती है। प्रांतीय संघ सरकार में इस गुण की कमी थी। उसे भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल के अधीन ही कार्य करना होता था, यहाँ तक कि उनके दैनिक कार्यों तक में हस्तक्षेप किया जाता था। आठवां, प्रायः सभी संघों में निचले सदन का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और ऊपरी सदन का अप्रत्यक्ष, लेकिन प्रस्तावित भारत संघों में संघीय चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया और ऊपरी सदन का अप्रत्यक्ष। यह लोकतंत्रात्मक सदन को अधिक कमजोर बनाने के लिए कहा गया था। नौवां, संघीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां प्रायः संघ या इकाइयों में निहित कर दी जाती हैं।
लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया था। यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल को इस बारे में अंतिम निर्णय का अधिकार होगा कि ये शक्तियां कहां केंद्रित की जाए। इसके बाद हम इसकी आलोचना पर प्रकाश डालेंगे। 1935 के जो प्रस्तावित संघ योजना है, इसमें क्या क्या त्रुटियां थी या इसकी क्या क्या आलोचनाएं थी, इसको हम समझेंगे। पहला, इस संघ योजना में निरंकुशवाद और प्रजातंत्रवाद का समन्वय किया गया था। देशी राज्यों में निरंकुश शासन था तथा इन राज्यों की प्रजा को प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दूसरी ओर ब्रिटिश भारत की जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे तथा उन्हें प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं का अनुभव भी प्राप्त था। वस्तुतः विदेशी शासकों ने प्रस्तावित संघ द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत राष्ट्रवाद और देशी रियासतों के सामंतवाद के बीच समझौता करने का प्रयास किया। इन विरोधी शक्तियों के समन्वय के कारण संघ का विफल होना अवश्यंभावी था। दूसरी अगर हम कमी पर चर्चा करें तो संघ का क्षेत्राधिकार भिन्न भिन्न प्रांतों में था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था, जबकि देशी राज्य इसमें स्वेच्छा से प्रवेश पत्र के द्वारा शामिल हो सकते थे। उन्हें यह निश्चित करने का अधिकार था कि संघ सरकार को कौन कौन से अधिकार सौंप दे। फलतः संघ सरकार का अधिकार क्षेत्र जो था वह अलग अलग इकाइयों में अलग अलग था। यह एक मौलिक संघ विरोधी सिद्धांत था। इसके अलावा देशी राज्यों को केंद्रीय विधानमंडल में आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था। उनकी आबादी भारत की कुल आबादी की 23% थी, परंतु उनकी संघीय विधानमंडल के निचले सदन में 33% और उच्च सदन में 40% स्थान दिए गए थे। यह संघीय सिद्धांत के बिल्कुल प्रतिकूल था। आलोचना के क्रम में अगर हम चौथा देखें तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के नरेश चुनकर भेजते थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि देशी रियासतों के शासकों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहें और संघ के जमींदारों तथा अल्पमतों के साथ मिलकर प्रगति में कोई रुकावट न आए। इनका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद की प्रगति को रोकना था। भारत सचिव पर सैमुअल होर ने ब्रिटिश संसद में बड़े गर्व के साथ कहा था कि उग्रवादी तत्वों को राजनीतिक शक्ति प्राप्ति से रोकने के लिए हमने प्रत्येक सावधानी का प्रयोग किया है। पांचवा, निम्न सदन के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को अपनाया गया था। वह महान अप्रजातांत्रिक कदम था। ऐसा जानबूझकर राष्ट्रवादी और उग्रवादी तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता था। छठवीं अगर हम आलोचना देखें तो अनेक संरक्षणों की व्यवस्था कर संघीय प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया था। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल को केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय स्वायत्ता में हस्तक्षेप करने के विस्तृत अधिकार दिए गए थे। गवर्नर जनरल को स्वेच्छाचारी निर्णय लेने और स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया था। उसके विशेष उत्तरदायित्व संबंधी अधिकार जो थे वह प्रजातंत्र के विरोधी थे। सातवां इसका जो दोष था, संविधान को संशोधित करने की शक्ति संघीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों को नहीं दी गई थी, बल्कि यह ब्रिटिश संसद के हाथों में ही रही। अगले दोष पर अगर हम चर्चा करें तो वह केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था संघीय विचारधारा के प्रतिकूल थी। महत्वपूर्ण विभागों पर गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षदों का ही अधिकार था, जबकि महत्वहीन विषयों पर मंत्रियों का। हस्तांतरित विषयों पर भी पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना संभव न थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि निसंदेह भारत के लिए एक संघ की आवश्यकता थी। इसकी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण संघ योजना का साधारणतः भारतीयों के द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए था, लेकिन इनकी अनूठी विशेषताओं तथा त्रुटियों के कारण भारतीयों ने स्वर से
एक स्वर से इसको अस्वीकृत कर दिया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिखों ने इसका जोरदार विरोध किया। पंडित नेहरू ने कहा कि अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे की व्यवस्था की गई है, लेकिन इनमें इतने संरक्षण और नियंत्रण थे कि देश की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित बनी रहेगी। संघीय ढांचा ऐसा था कि उसके अंतर्गत कोई भी प्रगति असंभव हो जाती। यह इतना अधिक प्रतिक्रियावादी था कि इसमें स्व विकास का बीज तक नहीं था। एबी कीथ ने भी कहा है कि इस अधिनियम द्वारा एक ओर तो भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा की गई कि उन्हें सब कुछ दे दिया गया है, और दूसरी ओर संरक्षणों की व्यवस्था कर अंग्रेजों को यह विश्वास दिला दिया गया था कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। यहां तक कि देशी नरेशों ने इस योजना का विरोध किया था। केवल उदारवादी ही इसके पक्ष में थे। फलतः प्रस्तावित संघ को कभी भी लागू नहीं किया गया। लागू करने से पूर्व ही अगर हम देखें तो इसकी मृत्यु हो गई थी। 11 सितंबर 1939 को गवर्नर जनरल ने इसे निलंबित किए जाने की घोषणा भी कर दी। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने 1935 में जो एक संघ का प्रावधान किया गया था, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसकी क्या त्रुटियां थी और वह क्यों निलंबित हुआ, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।